नमस्कार। एग्जाम क्लैरिटी आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th का सेकंड चैप्टर आफ्टर लॉज ऑफ मोशन। इसको सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि इसका एक रिवीजन करने वाले हैं। मैं मान के चलूंगा कि आपको थोड़ा बहुत भी अगर आता है इस चैप्टर के बारे में और आपको प्रॉब्लम हो रही है न्यूमेरिकल्स में या फिर तीन लॉज की अगर मैं बात कर रहा हूँ इनमें प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आपको ये सब चीज़ें भी आती हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ सिर्फ आता है लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सर हम लोग कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, तो इस लेक्चर से आपकी सब चीज़ें दूर होने वाली हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब पढ़ेंगे। चलिए, फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट लॉ कहता है बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर सेकंड लॉ जो कहता है कि यस एफ इक्वल टू एम है, आपने सुना होगा। तो ये कैसे आया, क्यों आया, न्यूटन ने ऐसा क्या हुआ कि उनके सिर पे एप्पल गिरा तो उन्होंने क्या सोचा और कौन से थॉट्स उनके पास जनरेट हुए, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। थर्ड लॉ जो कहता है कर भला सो हो भला, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ओके, सो फोर्स, फोर्स क्या है? 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा वेन एवर वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स एक्ट्स अपॉन देम एंड मेक्स देम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज यू कैन सी इन दीज केसेस। अगर मैं इन केसेस की बात करता हूं तो यहाँ पर आप देखिए ए केस है, बी केस है। यहाँ पर ये दोनों, ये आदमी क्या कर रहा है बेचारा, बहुत ही भारी, अगर इसकी बात करूं मैं इस कबर्ड की, तो बहुत ही भारी एक ब्लॉक को या कबर्ड को वो पुश या पुल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर तो वो पुश कर रहा है लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर वो पुल कर रहा है। दोनों ही केस में क्या चेंज हो रहा है, पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, अब वो मोशन पे आ रहा है। तो पुश और पुल के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, पुश और पुल इज नॉट ए फोर्स, पुश और पुल इज नॉट ए फोर्स, उसके कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कारण जो चीजें हो रही हैं वो फोर्स कहलाती है। ठीक है, तो फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स रेस्ट से मोशन में लेके आ रहा है। ए की बात करता हूं या बी की बात कर रहा हूं, दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, अब वो मोशन में आ गया ना भैया, ये मोशन में आ गया है। क्यों? आइदर ही इज पुशिंग और पुलिंग। तो वी कैन से कि फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड के केमिस्ट्री वाला स्टेट नहीं, फिजिक्स वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, रेस्ट से मोशन में बदल रहा है, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई मोशन में था उसको रेस्ट पे, जैसे गाड़ी चल रही है, आप ब्रेक अप्लाई कर दीजिए, पहले मोशन में थी, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक द बस और द व्हीकल विल स्टॉप। सो वी कैन से कि यस मोशन में था, अब वो रेस्ट पे आ रहा है। इट कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अ स्पीड ब्रेकर जनरली डिक्रीजेस द वेलोसिटी। स्पीड ब्रेकर की अगर मैं बात करता हूं तो स्पीड ब्रेकर क्या करता है, हम अच्छी खासी वेलोसिटी से चल रहे थे, बाइक राइड कर रहे थे सर, लेकिन एक स्पीड ब्रेकर आ गया तो वी हैव टू अप्लाई ब्रेक। सो या फिर हम ब्रेक भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्पीड ब्रेकर से अगर आप क्रॉस भी हो जाते हैं तो भी वेलोसिटी जो है आपकी क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी, पहले डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी, हो सकता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्सेस अप्लाई करते हैं, लड्डू बनाने में फोर्सेस लगती हैं भैया, ठीक है, रोटी बनाने में फोर्स लगती है सर, है ना, रोटी भी बनाते हो आप तो भी फोर्स लगती है सर, पहले हम उसकी पूरी थिक रहती है रोटी, फिर उसके बाद हम उसको सर्कल कर देते हैं तो सर काफ़ी बेलन अप्लाई होता है, तो फिर आपने देखा होगा कि हाँ सर उसका चेंज हो जाता है शेप। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, स्टेट ऑफ मोशन, इट कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज, वेलोसिटी एंड स्टेट ऑफ मोशन, ये चीजें वो चेंज कर सकते हैं। फिर force is a push or pull of an object. Now, there are two types of forces, balanced and unbalanced forces. We will discuss balanced forces first. What are balanced forces? When equal amount of forces are applied on an object from different directions such that they cancel out each other. The forces are said to be बैलेंस। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं दिस इज लेफ्ट पार्ट, दिस इज राइट पार्ट, डिफरेंट डायरेक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी 500 केजी का इक्वल वेट है, यहाँ भी 500 केजी का है। तो इसको अगर मैं ए नाम दे रहा हूँ, इसको भी अगर मैं बी नाम दे रहा हूँ, तो दोनों जगह आपने 500 केजी रखा हुआ है, तो ये जो स्लैब है वो सर स्ट्रेट रहने वाला है। सो दे आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ द ईच फोर्स, दे आर कैंसलिंग द इफेक्ट। कंसिडर एक ब्लॉक है यहाँ पर, तो इस ब्लॉक पे अगर मैं यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 20 न्यूटन का,
यहाँ से भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 20 न्यूटन का, तो क्या होगा सर, इक्वल forces you are applying equal amount of forces. So when equal amount of forces are applied on this object from different directions such that they cancel out each other, they are cancelling, the effect is being cancelled, the forces are said to be balanced. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी क्वेश्चन पूछूंगा इसी से रिलेटेड, ठीक है। they are cancelling out effect of each other. Now this is very important again, they do not change the state ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस्ड फोर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट चेंज, कभी भी चेंज नहीं करेंगी क्या, स्टेट ऑफ मोशन, यानी वो रेस्ट से मोशन में नहीं लेके आ रही है या मोशन से रेस्ट में लेके नहीं आ रही है। बैलेंस्ड फोर्सेस कभी भी ऐसे नहीं, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। अगर ये रेस्ट पे था भैया ऑब्जेक्ट, तो चाहे आप इधर से फोर्स अप्लाई करो, चाहे आप इधर से फोर्स अप्लाई करो 22 वो वैसा का वैसे ही रहेगा। जब तक आप अनबैलेंसिंग नहीं करोगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप ग्रेटर फोर्स अप्लाई कर दो 25 न्यूटन का, तो हम बोल सकते हैं कि यस मूवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा क्योंकि फोर्स यहाँ पर ग्रेटर है, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 20 न्यूटन है या फिर ये अगर मैं 40 न्यूटन कर देता हूं, तो अब मैं कह सकता हूं कि दिस ऑब्जेक्ट ए विल मूव इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन और टूवर्ड्स या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ 40 न्यूटन। सो आई कैन से कि यस अब यहां पर रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट हो गया। सो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं जो कि चेंज करती हैं स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, लेकिन बैलेंस्ड फोर्सेस थोड़ी ना करेगी, बैलेंस्ड फोर्सेस तो उसको वैसा का वैसा रखेगी, ठीक है। दे में चेंज दी शेप एंड साइज, शेप एंड साइज दे कैन चेंज, शेप एंड साइज बदल सकती हैं। तो इससे न्यूमेरिकल या इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होना जरूरी है कि यस दे कैन चेंज दी शेप एंड साइज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, दे डू नॉट चेंज दी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कौन सी फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। अगली देखते हैं अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड फोर्सेस when forces applied to an object are of different magnitude और नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो एज टू कैंसिल, मतलब कुल मिलाकर नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं हो रही है। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था कि यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स जो होती है, नेट फोर्स जो होती है वो जीरो हो जाती है, जितनी भी किसी भी डायरेक्शन से अगर एक्ट कर रही है नेट फोर्स जीरो हो जाती है। इस केस में हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो। जैसे कि यहाँ पर 500 केजी है, लेकिन यहाँ पर 500 प्लस 500 कितना केजी वेट रख दिया मैंने, वेट इज इक्वल टू फोर्स, तो यहाँ पर मैंने 1000 केजी यहाँ पर रख दिया। तो ग्रेटर फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए स्लैब का मूवमेंट यहाँ पे डाउनवर्ड साइड होगा। तो दीज आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। या फिर कभी अगर मान लो कि यहाँ पर एक ब्लॉक लेते हैं हम, पिछला वाला केस, तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मान लीजिए 10 न्यूटन की, और यहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 10 न्यूटन की, दोनों अभी बैलेंस्ड है। लेकिन क्या हुआ भैया, एक और व्यक्ति आया और उसने कहा कि ठीक है सर हम भी थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे, तो उनने भी थोड़ी सी फोर्स लगाई। अब मान लीजिए कि यहाँ पर उसने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो अब 15 हो गई, 10 प्लस 5 नेट फोर्स कितनी हो गई, 15 न्यूटन। तो नेट फोर्स भी अगर हम बात करते हैं तो नेट फोर्स भी कैसे होती है, जो राइट साइड जाती है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि राइट साइड वाली पे हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस से कोई फोर्स जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है, तो उसको नेगेटिव लेते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस को मैं पॉजिटिव ले लूंगा। अगर ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, तो जो नेट फोर्स होगी वो कितनी आएगी सर, नेट फोर्स जो होगी वो आएगी प्लस की हो जाएंगी, ये राइट में जा रही है तो 10 प्लस 5। लेकिन ये वाली फोर्स क्योंकि अलोंग अपोजिट डायरेक्शन है, तो मैं राइट साइड है तो नेगेटिव ले लूंगा इसको, मान लो। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि यस 5 न्यूटन की नेट फोर्स एक्ट कर रही है। विच डायरेक्शन, अलोंग द ग्रेटर फोर्स के डायरेक्शन पे, मतलब जहां पर ग्रेटर फोर्स लग रही है जिस डायरेक्शन में उसके, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स वी कैन से। तो यहां पर वी कैन से कि यस दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नाउ अनबैलेंस्ड फोर्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे में चेंज दी स्टेट, दे में चेंज दी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बिल्कुल सही बात है सर, ये 5 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है, वो इस ऑब्जेक्ट को, अगर ये यहाँ पर पोजीशन ए पे था, तो अब ये यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट होगा इसका, तो मैं बोल सकता हूँ कि रेस्ट से मोशन में आ गया, या मोशन से रेस्ट में आ गया, या मोशन से मोशन में रहेगा लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। रेस्ट पे अगर पहले से था फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण इट में चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। दे में चेंज दी शेप एंड साइज, ओके, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड दोनों ही शेप एंड साइज बदल देती हैं। दे कैन कॉज एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन कॉज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, द चेंज इन वेलोसिटी। तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, ड्यू टू दी अनबैलेंसिंग
और ड्यू टू दी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। फिर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज फोर्स एक्सटेंडेड व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। इट ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि जैसे ये रेस्ट पे है, देखो ये पुश जा रहा है, तो थोड़ी सी तो एक थ्रेशोल्ड फोर्स लगाना पड़ेगी। अभी लग रही है, लग रही है, लग रही है जहां तक स्लैंट तक। अब जैसे ये ग्राफ आया तो ये मूव करने लगेगा, ये ग्राफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर फिर से मैं आपको बताता हूँ कि ये बी जो है वो, अगर हम बात करते हैं तो ये इसको पुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर नहीं पा रही है। क्यों? देखिए ये थोड़ी तो फोर्स चाहिए उसको ओवरकम करने के लिए, उसका वेट, तो उसका ओवरकम करने के लिए जो वेट चाहिए, फोर्स चाहिए, वो यहाँ तक आ जाएगा ग्राफ पे। फिर आप देखिए अब ये मूवमेंट हो रहा है, तो जो कांटेक्ट में यहाँ पर जो फोर्स लग रही थी वो कौन सी है? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी ये वाली, ये रेड वाली, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, और लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको एक और नाम भी बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन मोशन until and unless any external force is applied on it. Until and unless, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही है, जो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे रहेगा, कोई मोशन में था तो मोशन में रहेगा। सिंपल सी बात है यार, कि अगर एक मान लीजिए कि आपकी टेबल पे कोई बुक रखी हुई है, तो वो बुक जो है वो वहीं पर रखी रहेगी, है ना। अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं रह आएगी। तो अगर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बुक रखी हुई है टेबल पे मान लीजिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये रेस्ट पर ही है और रेस्ट पर ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस कोई भी उसको पुश नहीं कर रहा है, कोई पुल नहीं कर रहा है। या कोई बस चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कि आप ब्रेक अप्लाई नहीं कर रहे हो, या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल रही है, या फिर वो किसी से टकरा नहीं रही है। तो जो रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे मोशन पे रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल रहा। सिंपल सा एक लॉ है। ये एक टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, सभी ऑब्जेक्ट की, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो, सभी की ये टेंडेंसी होती है कि दे ट्राई टू रिमेन्स एट रेस्ट और इन मोशन। और इस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ठीक है, तो ये से ये अब ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, ये मान लो अभी बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। हिल रही है क्या? नहीं। तो ये अभी कैसे है? सर ये रेस्ट पे है। अब एक काम करते हैं, इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। ये फोर्स अप्लाई की, इसका मोशन हुआ। बिल्कुल सर, ये अब मूवमेंट करने लगी। पहले यहाँ पर रेस्ट पर थी, लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पर फोर्स के एप्लीकेशन के द्वारा सर वो रेस्ट से, ये कौन सी फोर्स है? ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो वो अपनी स्टेट चेंज कर रही है। ठीक है, फिर इस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टेंडेंसी को हम लोग कुछ बोलते हैं जिसका नाम है इनर्शिया। अब जैसे ये भाई साहब मोशन में थे, यहाँ पर एक बैरियर मिला और ये चक्कर गिर गए। ठीक है, ये चाहते तो बच जाते, ये अभी बस में बैठे, देखो ये के गिर गए। ठीक है, सामने दिख रहा था लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए, बड़े बेकार ड्राइवर थे। इसलिए कहते हैं कि प्लीज वियर सीट बेल्ट। सीट बेल्ट अगर ये पहना हुआ होता तो शायद सर जितनी तेज अभी ये गिर रहा है, या फिर पूरी, आप देखिए वहां से लेके वहां तक, मजा आ गया, मतलब उसको हवा की एक शेर मिल गई देखने को, तो बच जाता शायद सीट बेल्ट पहना होता तो। चलो, तो इस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो वी से दिस टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और टू कीप मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड इनर्शिया। इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया भी दो तरीके के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसके एग्जांपल देखो आप। We fall back when a vehicle starts moving in the forward direction because our body is in the rest state and it opposes the motion of the vehicle. So we fall back when a vehicle starts moving in the forward direction. अब ये vehicle मान लीजिए कि रेस्ट पोजीशन पे था, हम लोग बैठे हुए थे भैया, जैसे कि यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, अब ये चलने लगे। तो जैसे ही हम चलने लगते हैं तो थोड़ा सा एक झटका सा लगता है पीछे की तरफ, है ना। क्यों? when vehicle starts moving in the forward direction our body wants to stay in rest। हमारी बॉडी चाहती है कि सर वो रेस्ट पर ही रहे, बट व्हीकल तो मूव कर रहा है, तो व्हीकल के साथ हम भी मूव कर रहे हैं।
एंड इसलिए वी अपोजेस या वी अपोज द मोशन ऑफ दैट व्हीकल, उस व्हीकल के मोशन को हम लोग अपोज कर रहे थे। एंड दैट्स वाई उस अपोजिशन के कारण हम लोगों को एक बैकवर्ड झटका लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये झटका जो लगा है या फॉरवर्ड डायरेक्शन की जगह हम बोल रहे हैं कि सर वी फॉल बैक। व्हाई वी फॉल बैक? सर वी फॉल बैक ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इस कंडीशन में कौन सा इनर्शिया लगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं रेस्ट पे था, आराम से बस में बैठा हुआ था, बस चल नहीं रही थी, तो मैं सोच रहा था कि रेस्ट पर ही रहूं, मतलब मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा था। सो दैट्स व्हाई जो इनिशियल पोजीशन होती है, मैं कोशिश क्या कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था रेस्ट पे रहने की, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसमें कौन सा इनर्शिया लगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन केस टू, वी फॉल फॉरवर्ड। वी फॉल फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इन ए कार बिकॉज अवर बॉडी अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर भी अगर हम बात करते हैं, तो ये देखो, ये ब्रेक अप्लाई करेंगे और ये भाई साहब अभी थोड़ा सा आगे की तरफ, ये देखो सीट बेल्ट लगाए थे इसलिए बच गए ये। ठीक है, ये अगर आप देखो तो सीट बेल्ट लगाए थे इसलिए ये बच गए। ठीक है, तो क्यों आगे की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि ये मोशन में थे, तो ये कोशिश कर रहे थे कि ये मोशन में ही रहें, लेकिन क्योंकि उन्होंने ब्रेक अप्लाई किए तो उनका स्टेट बदला। एंड दैट्स व्हाई बॉडी वाज अपोजिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट। तो ये क्यों हुआ? ये हुआ इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, क्योंकि वो इनिशियली क्या कोशिश कर रहे थे? इनिशियली वो कोशिश कर रहा था कि सर वो मोशन में रहे, जैसे वो चल रहा था, लेकिन जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए, वो चाहता था कि मोशन में रहे, लेकिन क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो आगे की तरफ गिर जाता है। So we fall forward when brakes are applied in a car because our body opposes the change of state of motion to rest. फिर हम लोगों ने क्या देखा? इनर्शिया एंड मास पे काफी अच्छा डिस्कशन करेंगे हम लोग। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स मास। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स मास। वो मास पे ही डिपेंड करता है, पूरे मास पे डिपेंड करता है। सर मास तो कांस्टेंट होता है। हाँ, तो कांस्टेंट मास पे ही वो डिपेंड करता है। सब ऑब्जेक्ट का तो एक नहीं रहता ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग मास। तो वो मास कांस्टेंट है, लेकिन उस कांस्टेंट मास पे एनर्जी डिपेंड करता है। लाइटर ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिनका मास कम है, हैव लेस इनर्शिया, दैट इज दे कैन इजिली चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैव लार्ज इनर्शिया एंड देयरफॉर दे शो मोर रेजिस्टेंस। ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स क्यों? ज्यादा मास होना। तो वी कैन से कि यस, मास अगर ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, और उतना ही ज्यादा वो रेसिस्टेंस ऑफर करेंगे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के लिए। लेकिन लाइटर ऑब्जेक्ट्स, हल्का फुल्का ऑब्जेक्ट है भैया, तो वो मास कम है तो इनर्शिया कम, एंड दे कैन इजिली चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए आप, ये खाली एम्प्टी बकेट है, दिस इज एन एम्प्टी बकेट। इसको पुश करने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करूंगा, काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सैंड हैज बीन फिल्ड, मतलब ये हैवी ऑब्जेक्ट है, तो इस हैवी ऑब्जेक्ट का अपना ही रोल है। उसने कहा भैया ऐसी थोड़ी ना तुम हमको हिला दोगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश चाहिए। हो सकता है कि डबल फोर्स लग जाए, कोई दो लोग लगे, ठीक है, दो लोग तो नहीं, वैसे एक सिंगल फोर्स में काम हो जाएगा हैवी मैग्नीट्यूड की। तो ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया। मास इज कॉल्ड द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये चीज आप याद रख लें। फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या वो क्लैरिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। नेम द अनबैलेंस्ड फोर्स which slows down a moving bicycle when we stop pedaling it. Once again, name the unbalanced force. Unbalanced force can change the state of rest or in motion. Name the unbalanced force which slows down a moving bicycle. मतलब ये मोशन में थी, उसको चेंज कर रही है उसकी स्टेट। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग इट, उसको हम लोगों ने पैडल मारना छोड़ दिया है मूविंग बाइसिकल के, तो ऑब्वियसली उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। तो किस कारण कम हो जाएगी, सवाल ये है। सर ग्रेविटेशनल फोर्स, आहा, कहाँ, ग्रेविटी की बात ही नहीं हो रही है सर। कुछ ऐसा मोशन होता, कुछ गिर रहा होता तो मान के चलते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं है।
न्यूक्लियर फोर्स, अरे सर एटम्स वगैरह की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि बाइसिकल जो थी वो कांटेक्ट में थी सरफेस के, ये अर्थ के कांटेक्ट में थी या सरफेस या रोड के सरफेस से कांटेक्ट में थी, तो वहां पर जो फोर्स लग रही थी वो कौन सी थी? फ्रिक्शनल फोर्स, उन दोनों के बीच में। तो वो हेल्प करती है, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है लगती है अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मान लो कि ये बाइसिकल का डायरेक्शन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? यहां पर। इसको बोलते हैं एफ आर, रेसिस्टिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये बाइसिकल चल रही थी इस डायरेक्शन में, लेकिन रेजिस्टिव फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली वो रेजिस्टिव फोर्स जो है कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि उसके मोशन को वीक कर रही है या उसकी वेलोसिटी को कम कर रही है। अगला क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर डज इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड? अभी पढ़ा, मास, वेलोसिटी, मोशन या डायरेक्शन? सर मास। मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का, चाहे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो, चाहे वो इनर्शिया ऑफ मोशन हो, चाहे वो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी हो या मोशन में रहने की टेंडेंसी, वो किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है। जल्दी से अगला कर लेते हैं। ओके फाइन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहते हैं? डैश इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, डैश इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। व्हाट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी? अभी पढ़ा, mass. Mass is a measure of inertia of a body. Second one, when a running car stops suddenly, the passengers are jerked. So अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, when running car stops suddenly, वो मोशन में था, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे या पीछे की तरफ? ऑब्वियसली अगर ब्रेक्स अप्लाई किए गए हैं, जर्क यानी एक झटका लगा है, तो झटका जो लगा वो आगे की तरफ लगा या पीछे की तरफ लगा? ऑब्वियसली फॉरवर्ड, आगे की तरफ रहेगा। लेकिन अगर आप रेस्ट पे होते तो जरूर हम कह सकते हैं कि बैकवर्ड जर्क होता। मैंने स्टेशनरी, अब ये रेस्ट वाला आ गया। मैंने अपन क्वेश्चन बढ़िया डालते हैं समझदारी से। मैंने स्टेशनरी कार स्टार्ट सडनली, ये पैसेंजर्स आर जर्क्ड बैकवर्ड। देखो दोनों केस अपन ने सॉल्व करवा दिए, है ना? तो दोनों ही पूछे जाते हैं। अगर मोशन से अगर आपको झटका लग रहा है तो कहां पे लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रेस्ट पे था, व्हीकल मूव करना स्टार्ट करने लगता है, तो पैसेंजर्स आर जर्क्ड बैकवर्ड। Now, Newton's first law of motion is also called Galileo's law of inertia. ये law of inertia कहा जाता है, ये सबको मालूम है। ये law of inertia कहा जाता है, ये सबको मालूम है, लेकिन वो किसका लॉ था? भाई साहब, वो था सर गैलीलियो का। तो इट इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियो's law of inertia. If there were no unbalanced forces of dash and no dash resistance, a moving bicycle would go on moving forever. मतलब कोई ऐसी चीज कि सर बाइसिकल चल रही है तो चल ही रही है, रुक नहीं रही है, ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बाइसिकल को रोकने वाला कौन था? सर रोकने वाला था फ्रिक्शनल फोर्स। अभी देखा, बाइसिकल को रोकने वाला था फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप यहां पर देखिए, कौन सा फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं। तो फोर्स ऑफ कौन सी फोर्स? इफ देयर वर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन एंड नो डैश, कौन सा रेसिस्टेंस? सर एयर रेसिस्टेंस। अगर एयर रेसिस्टेंस हटा दो, फ्रिक्शनल फोर्स हटा दो, भाई साहब बाइसिकल हो, चाहे कोई बॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। उसको रोकने के लिए ना एयर रेसिस्टेंस है, ना ही फ्रिक्शनल फोर्स है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा अ बॉल इज थ्रोन, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा बॉल इज थ्रोन ओवर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, over a frictionless surface. When will it come to rest? वो रेस्ट पे कब आ जाएगी? अरे भैया फ्रिक्शनलेस सरफेस दिया है, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन ही हटा दिया, तो रेस्ट पे उसको कौन लाएगा? वो कभी रेस्ट पे नहीं आएगी। फ्रिक्शन हटा दीजिए, एयर रेजिस्टेंस हटा दीजिए, तो भैया वो बॉल जो है वो मोशन में ही रहेगी, कभी भी रेस्ट पे नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब ये एनसीईआरटी का मैंने क्वेश्चन ले लिया, बहुत ही इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। यही कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे लगाने वाले हैं। अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज। अब रबर बॉल या स्टोन दोनों में से कौन भारी है? ऑब्वियसली रबर बॉल हल्की होती है, मास उसका कम होता है।
साइज सेम है, साइज की बात चल रही है भैया, मास की नहीं बात चल रही है। ठीक है, साइज सेम है, मतलब 4x6 ये साइज होता है। ठीक है, फिर स्टोन की अगर हम बात कर रहे हैं, वो उसकी रेडियस सेम होगी, मान लो रबर बॉल और स्टोन की रेडियस सेम है, तो स्टोन ज्यादा है, इसलिए स्टोन हैज मोर एनर्जी। बाइसिकल या ट्रेन, अरे भैया बाइसिकल या ट्रेन, बाइसिकल तो हल्की होती है, ट्रेन तो बहुत भारी है, तो इसलिए ट्रेन, तो इस केस में भी ट्रेन। और 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन सर 1 रुपये का सिक्का सर हल्का होता है, 5 रुपी कॉइन थोड़ा सा भारी होता है, तो जो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। तो वी कैन से कि सिंस इनर्शिया इज डिपेंडेंट, आंसर को अच्छे से सजा के लिखना है ना, इस तरीके से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, since inertia is dependent on the mass of the object with the greater mass will hold greater inertia. सजावट कर दी। The following objects hold greater inertia because of their mass. रबर और स्टोन में, फर्स्ट केस में स्टोन, सेकंड में ट्रेन, एंड थर्ड में 5 रुपी कॉइन। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ प्रेजेंटिंग आंसर्स डेकोरेटिवली और पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिखेंगे, हर एक चीज समझा के रीजन भी दिया अपन ने, डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी एग्जामिनर मार्क्स आपके कट ही नहीं करेगा, है ना। आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो भी नहीं कट होंगे, लेकिन क्या जा रहा है यार, अच्छा लगता है, थोड़ा सा इंप्रेसिव आंसर लगता है। आप लिख के देखिए, सिंस इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास ऑफ द, अरे बच्चे को मालूम था, उसने चीटिंग नहीं की है। ठीक है, ये भी होता है, काफी सारी चीजें होती है। मेक योर आंसर्स ब्यूटीफुल। नाउ again, question is explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. अगर एक पेड़ की ब्रांच को हिला रहे हैं, शेक कर रहे हैं, है ना, थोड़ी एक्स्ट्रा फोर्स के साथ, अच्छी फोर्स के साथ, तो ये कुछ लीव्स जमीन पर गिर जाएंगी, कुछ लीव्स डिटेच हो जाएंगी और कुछ लीव्स वैसी की वैसी रहेंगी। तो ऐसा क्यों होता है, यहां पर आप पिक्चर में देखिए, दो तीन चीजें हैं। यहाँ पर कुछ जो लीव्स हैं, यहाँ पर अभी सभी रेस्ट पे हैं। ठीक है, सभी कैसी हैं, रेस्ट पर है। अब मैंने यहाँ पर मूव करना शुरू किया, जब हिलाया इन्होंने पेड़ को, जब शेक किया, तो ब्रांचेस को जब शेक करोगे तो जो लीव्स रेस्ट पे थी, सभी लीव्स रेस्ट पे थी, लेकिन जो फर्मली, मतलब हल्के से बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं बहुत ही वीक फोर्स के साथ अटैच थी ब्रांच से, वो गिर जाएंगी। लेकिन जो स्ट्रांगली अटैच्ड थी, जो स्ट्रांगली अटैच्ड थी लीव्स, वो वहां पर ही रहेंगी। सम ऑफ द लीव्स, पूरी की पूरी नहीं, सम ऑफ द लीव्स। तो ये सम ऑफ लीव्स कौन सी हैं, जो वीकली अटैच्ड थी, वीकली अटैच्ड थी किससे, टू दी ब्रांच, वीकली अटैच थी। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं बाकी लीव्स क्यों नहीं जड़ी, बिकॉज दोज लीव्स वेयर strongly attached to the branch and that's why they does not get detached. So we will write our answers like this. When the branch of the tree is shaken, the branch moves in to and fro motion. थोड़ा सा अपन ने टू एंड फ्रो मोशन बता दिया कि यस टू एंड फ्रो मोशन होने वाला है, जैसे पेंडुलम का था टू एंड फ्रो, आगे और पीछे। However, the inertia of the leaves attached to the branch resists the motion of the branch. Inertia of leaves, उनका भी तो अपना है कि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेंगी, वो क्यों मोशन में आएंगी, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेंगी until and unless any external force is applied। लेकिन आपने उसको जब शेक किया तो ऑब्वियसली एक एक्सटर्नल फोर्स उनको मिली। Therefore, the leaves that are weakly attached, leaves that are weakly attached to the branch fall off due to inertia, whereas leaves that are firmly या फिर strongly या firmly attached to the branch remain attached। जो strongly है attached वहीं रहेंगी, जो weakly है वो गिर जाएंगी। चलो, अब एक ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, why does an athlete run a certain distance before taking a leap? आपने देखा होगा, इन केस अगर बहुत सारे लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोग स्पोर्ट्स को काफ़ी पसंद करते होंगे, जैसे कि मैं भी करता हूँ। तो एथलेटिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर एक स्टार्टअप लेते हैं हम लोग 100 मीटर या 400, तो एक थोड़ा सा डिस्टेंस, तो वाई डज एन एथलीट रन ए सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लीप, थोड़ा सा डिस्टेंस, जैसे लॉन्ग जंप अगर आप कर रहे हो मेनली, तो वहीं से लॉन्ग जंप की जो पिट होती है, वहां से आप जंप क्यों नहीं करते, आप थोड़ा सा डिस्टेंस रन करते हो। क्रिकेटर की अगर मैं बात करता हूँ,
तो बॉल डालने से पहले थोड़ा सा डिस्टेंस रन करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सब कारण है इनर्शिया पे बेस्ड। एन एथलीट रन्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लीप सो दैट इनर्शिया ऑफ मोशन जो कि उसकी बॉडी को मिलने वाला है of his body at the time of leaping may help him in his muscular efforts. तो जो मस्कुलर एफर्ट्स हैं, है ना, जैसे कि पेस बॉलर आपने देखा होगा क्रिकेट में, तो वो थोड़ा सा रनअप लेते हैं ताकि उनका जो इनर्शिया ऑफ मोशन है कि अब वो मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेंगे, तो एक्स्ट्रा एक जो फोर्स मिल रही है मसल्स में, तो वो मस्कुलर एफर्ट्स उनके इंक्रीज हो जाएंगे, एक्स्ट्रा पुश उनको मिल जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि यस, मसल्स कैन अप्लाई एक्स्ट्रा फोर्स, तो मस्कुलर एफर्ट्स विल increase, and to utilize those muscular efforts they are taking a leap or taking a run up or taking or walking or running before we can say yes, before throwing a ball for cricketers, but for athletes either before doing a long jump or high jump. तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया जो कि इनर्शिया ऑफ मोशन पे बेस्ड था। चलिए, व्हेन a hanging carpet is beaten with a stick the dust particles starts coming out। मैंने थीफ इसलिए रखा है, देखो आप यहाँ पे पिक्चर में, ये कारपेट पे देखो, यहाँ पर थीफ आराम से रेस्ट पे था, ठीक है, हाइड कर रहा था अपने आप को, ये भाई साहब ने मारा काट, रेस्ट से वो किस में आया, और मोशन में आया। ऐसे ही काम धूल का है, यही काम किसका है, डस्ट का है। तो पहले वो रेस्ट पे थी, रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये देखिए ये चोटी वाले बाबा आए और ये चोटी वाले बाबा ने एक मारा और ये रेस्ट से मोशन में आ गए। तो हम लोग कह सकते हैं कि यस, व्हेन ए हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ इट ड्यू टू inertia only. So we will write our answer like this: when a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles start coming out of it because the dust particles remain in the state of rest until the carpet starts to move to and fro when it is hit with the stick. The inertia of the dust particles is disturbed. The inertia of dust particles is disturbed, and that makes them separate from the carpet. Okay. If an object is not moving, does it implies that no force is acting on it? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा है, तो does it implies that no force is acting on it? Never. कभी भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, नो, इट implies that all the forces on the body are balanced. इसका मतलब उस पर जो नेट फोर्स लग रही है वो जीरो है। ये तब भी तो हो सकता है ना, ये चीज तब भी हो सकती है, अगर हम बात करें तो ये चीज तब भी हो सकती है जब नेट फोर्स जीरो हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यहाँ पे भी आप 20 न्यूटन अप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी आप 20 न्यूटन अप्लाई कीजिए, तो ये भी तब भी तो रेस्ट पर है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। डज इट इम्प्लाइज दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट? नो, फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट बट दिस फोर्स इज बैलेंस्ड, ठीक है। एक बुक टेबल पर रखी हुई है, एक बुक अगर किसी टेबल पर रखी हुई है तो हम लोग कहेंगे कि सर वो टेबल पर रखी हुई है तो यहाँ पर भी एक फोर्स लग रही है और इतना ही फोर्स ये टेबल जो है उसको अपवर्ड फोर्स दे रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल, एंड दैट्स व्हाई वी वुड से यस, these forces are balanced. The inertia of an object tends to cause an object to increase its speed, to decrease its speed, to resist a change in its state of motion. देखो, मैंने इतना पढ़ा है एनर्जी, आपको समझ में आ गया, मैंने स्पीड से कुछ भी ना स्पीड बढ़ने की बात कही ना स्पीड डिक्रीज करने की बात की। मैंने जो बात कहा वो क्या कहा, टू रेसिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, या तो रेस्ट से मोशन में या तो मोशन से रेस्ट में, बस इतनी ही चीज आपको बताई। तो आंसर क्या हो गया, समझदार हैं आप काफी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। टू डी एक्सेलरेट, ये अपन ने बात ही नहीं करी। अब हम आ जाते हैं मोमेंटम पे। मोमेंटम एक अनदर टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास इज रिप्रेजेंटेड बाय m, वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v, एंड मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p। मोमेंटम को m से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, p से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन कैसा रहता है, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, लेकिन जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम का होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं क्योंकि अगर मास कांस्टेंट है किसी ऑब्जेक्ट का तो मोमेंटम डायरेक्टली उस पर डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, ठीक है। अगर वेलोसिटी ज्यादा है ना तो ज्यादा मोमेंटम हो सकता है सेम ऑब्जेक्ट के लिए।
सो इट इज डिनोटेड बाय पी। यूनिट क्या होगी सर? यूनिट देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कैसे? मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे हम लोग डायरेक्ट ऐसे माइनस के साथ या हाइफन के साथ लिखते हैं। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इसको है ना कभी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं एस की पावर -1। एस की पावर -1, क्योंकि आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा ए की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन है। तो ये 1 अपॉन एस को एस की पावर -1 कहा गया है। ये 1 अपॉन एस जो है उसको एस की पावर -1 कहा गया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, मोमेंटम ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रेस्ट पर है, स्टेशनरी है, तो उसका मोमेंटम, नेट मोमेंटम क्या रहेगा? जीरो। क्यों रहेगा सर? भाई साहब वो रेस्ट पर है। रेस्ट पर है मतलब वेलोसिटी जो है उसकी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो p इज इक्वल्स टू m इंटू वी, और m इंटू वी जीरो, तो दिस इज जीरो, तो p इज इक्वल्स टू जीरो। And that's why we will say yes, momentum of a stationary object is zero. Now momentum of an object can change by applying an unbalanced force. Balanced force अप्लाई करके आप कभी भी उसका मोमेंटम चेंज नहीं कर पाओगे। आप अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कीजिए, उसका मोमेंटम बदल जाएगा। इस पे थोड़ा सा हम लोग और चर्चा कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स, जो कि आपको आपके पेपर में बिल्कुल आने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो किसी का अगर मन हो रहा है कि वीडियो बंद कर दे तो प्लीज ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो पक्के से आने वाले हैं। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए टॉय कार ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम निकालना है अपने को। मास दिया है 200 ग्राम, स्पीड यानी वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैंने आपको क्या बताया? व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मोमेंटम? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मतलब आपको जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में रखना है, लेकिन जो मास है वो किलोग्राम में रखना है। ठीक है, अगर वो ग्राम में दिया है तो आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करने लगा। तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 kg। तो 200 ग्राम इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 1000 kg। सो वी विल से यस 200 अपॉन 1000, 101010, तो दिस इज 0.2 kg। ये आ गया 0.2 kg। तो यहाँ पर 0.2 kg आ गया, लेकिन वेलोसिटी ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है, तो आप कुछ भी मत कीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला लगाइए मोमेंटम का, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। तो m कितना है अपना पास? m इज इक्वल्स टू 0.2 kg, 0.2 इंटू वी इज 5। तो 5 इंटू 0.2, 5 इंटू 10, तो 1.0 या 1 लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, लेकिन यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ गया, मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, हमको निकालना था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए कार weighing, what is the change in momentum of a car weighing 1500 kg when its speed increases from 36 km per hour to 72 km per hour uniformly? स्पीड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म मोशन ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म की बात ही नहीं है यहाँ पर, यूनिफॉर्मली वो बढ़ रही है। तो जब भी आपको चेंज इन मोमेंटम आए, चेंज इन मोमेंटम, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूँ, तो इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सर फॉर्मूला सेम रहेगा, P इज इक्वल्स टू मास। सर यही रहेगा 1500 kg। ये मास दिया हुआ है आपको, मास इज 1500 kg, और kg में दिया हुआ है तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप वेलोसिटी देखिए, अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वो क्या है? सर 36 किलोमीटर पर आवर। पहला चैप्टर आप पढ़ के आए होंगे बिल्कुल। तो हम लोग u बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, तो u इज 36 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो कन्वर्ट करने के लिए 36 इंटू 5/18 मैंने आपको क्लास में सिखाया था। यस, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन स्पीड किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो 18 वन टाइम, 18 टू टाइम, सो दिस इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसी तरीके से v की, तो v कितना है अपना? सर v इज 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये 72 किलोमीटर पर आवर को भी हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए अगेन 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 वन टाइम, 18 फोर टाइम्स, 4 इंटू 5 इज 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो v भी आ गया, u भी आ गया। तो जब भी चेंज इन मोमेंटम आए,
तो आप नेट वेलोसिटी लगा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो आप डायरेक्ट कर दो या फिर इनिशियल मोमेंटम निकाल लो। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू यू। पहले मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता दूंगा। तो p इज इक्वल्स टू एम यू, ये इनिशियल मोमेंटम होगा, विच इज इक्वल्स टू मास 1500 मल्टीप्लाइड बाय u इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारे पास 10, सो दिस इज इक्वल्स टू 15,000 या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। अब एक काम कीजिए ना सर, फाइनल मोमेंटम भी निकाल लीजिए। तो जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा सर, फाइनल मोमेंटम जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास सर p इक्वल टू एम इंटू वी। तो m इंटू वी, तो v कितना है हमारे पास 1500 m, v इज 20 फाइनल वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा 15 इंटू टू 30 and 3 zeros, 30,000 kilogram meter per second. Now, if you need to find out what is change in momentum, what you have to do is you have to simply subtract. Change in momentum will be initial minus final. So we will say कि yes, change in momentum is equivalent to फाइनल क्या है 30,000, so 30,000 माइनस इनिशियल क्या है 15,000, so this is 15,000। नेट कितना बचा 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये चेंज इन मोमेंटम आपका आ गया। ठीक है, इनिशियल निकाल लीजिए, फाइनल निकाल लीजिए। u अगर किलोमीटर पर आवर में दिया गया है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/10 से मल्टीप्लाई करें। 72 किलोमीटर पर आवर दिया है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी को डायरेक्ट करना था तो चेंज इन मोमेंटम, देखो डायरेक्ट जब आप हायर क्लासेस में तो कभी ना कभी तो आओगे, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। चेंज इन मोमेंटम को वी रिप्रेजेंट बाय ट्रायंगल सिंबल, जिसको बोलते हैं डेल, डेल पी, विच इज इक्वल्स टू मास कांस्टेंट है v माइनस यू, एंड v माइनस यू इज व्हाट, v माइनस यू इज चेंज इन वेलोसिटी। v माइनस यू इज चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में पढ़ा था अपन ने। तो यहां पर आप v माइनस यू कर दो, 20 माइनस 10 कितना हो गया 10, और मास कितना है 1500, तो बस डायरेक्ट आंसर आ गया 1500 इंटू वी माइनस यू कितना है 10, तो 1500 इंटू 10 इज 15,000, तो 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहां से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट। चलिए अगला टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, विच इज इक्वल्स टू और विच टेल्स अस दैट rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force on an object in the direction of the force। अरे सर ये क्या समझ में नहीं आ रहा सर, पढ़ते हैं तो सर समझ में नहीं आता, यही तो हमारी प्रॉब्लम थी। मैं समझाता हूँ, देखो कुछ भी नहीं है, मोमेंटम बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है, पिछले न्यूमेरिकल में देखा। यहाँ पहले यू थी 10 मीटर पर सेकेंड, अब यहाँ पर v हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये मोमेंटम जो बदला वो किस पर निर्भर कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, ये चेंज जो हुआ है मोमेंटम वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब। ये जो मोमेंटम चेंज हो रहा है इसकी रेट, रेट फिजिक्स में या इस चैप्टर में अगर हम बात करते हैं तो रेट का मतलब पर सेकंड किस रेट से वो चेंज हो रहा है, पर सेकंड इन यूनिट टाइम पीरियड कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जो भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम या फिर F is applied force is directly proportional to rate of change in momentum। ठीक है, अब देखना यहां पे ये, ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक काम करते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी हम लोग कर लेते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, तो एफ इज, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट। अब सर चेंज इन मोमेंटम तो हमको मालूम पड़ गया पिछले न्यूमेरिकल से कि सर एक इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का जो डिफरेंस होता है
वो होता है चेंज इन मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम का डिफरेंस जो होता है वो होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सर एफ इज डायरेक्ट रेट का मतलब टाइम से डिवाइड कर दो, तो चेंज इन मोमेंटम होल अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, रेट का मतलब यू हैव टू डिवाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन में भी तो यही पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यही पढ़ा था। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करते थे अपन, तो यहाँ पर भी यही करना है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर वी विल से कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल पी से, ठीक है, अपॉन टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है टी से। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन टी। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन टी। अब यहां पर डेल पी क्या है सर? डेल पी इज, या फिर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है वो इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये एक बेसिक तरीका है जो कि आप अभी अभी सीखे होंगे शायद 9th क्लास में, कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट कीजिए तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस कांस्टेंट को मैं प्रोपोर्शनलिटी को एक के मान लेता हूं, तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय के, सो दिस इज इक्वल्स टू के डेल पी अपॉन टी। ठीक है, ये चेंज इन मोमेंटम हो गया अपना। अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर डेल पी क्या है सर? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम यानी के फाइनल मोमेंटम, या फाइनल मोमेंटम फाइनल पी माइनस इनिशियल मोमेंटम होल अपॉन टाइम। अब फाइनल माइनस इनिशियल, सो एफ इज इक्वल्स टू के। फाइनल मोमेंटम में अगर हम बात करते हैं तो वो होगा एम इनटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम होगा एम इनटू इनिशियल वेलोसिटी होल अपॉन टाइम। तो एक काम कीजिए सर, यहाँ पर एम को कॉमन ले लीजिए। तो एम को जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा एम वी माइनस यू, और क्योंकि टी यहाँ पे ऑलरेडी था तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। मास को कॉमन ले लिया, वी माइनस यू अपॉन टी। अब वी माइनस यू अपॉन टी कुछ याद आ रहा है? पहले चैप्टर से वी माइनस यू अपॉन टी अपन ने देखा था कि भैया ये तो एक्सेलरेशन होता है, तो ये क्या है? एक्सेलरेशन। तो हम लोग कहेंगे कि यस, फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू के टाइम्स एम टाइम्स ए। ठीक है, अब ये जो के की वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड की गई है, ये प्रोपोर्शनलिटी है। के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो के की वैल्यू होती है 1 इफ के इज इक्वल्स टू 1। अगर के की वैल्यू 1 होती है तो फोर्स क्या हो जाएगा सर? फोर्स इज इक्वल्स टू, सिर्फ और सिर्फ बचेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड यही है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F equal to ma. F equal to ma. That is rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied and balanced force. जो भी फोर्स है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना। नाउ दिस प्रोपोर्शनलिटी मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल टू, एंड देन अगर इक्वल टू में कन्वर्ट कर रहे हो किसी न किसी कांस्टेंट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन डेल पी अपॉन टी वैसा का वैसा रहेगा। अब डेल पी क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम यानी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम यानी मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो एम वी माइनस एम यू को अगर मैं इस तरीके से लिख लूँ एम इंटू वी माइनस यू, तो क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है, तो मैंने वही किया वी माइनस यू, और टी नीचे चल ही रहा था कॉमन। लेकिन वी माइनस यू को अपन एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दो तो ए बन जाएगा, और के इक्वल टू 1 तो एफ इक्वल टू एम है। ये हो गया अपना मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ, और इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देखो जरा आप, if the chair would not have exerted force, the chair would collapse and we would never be able to sit on the chair. But chair एक फोर्स अप्लाई करती है इस डायरेक्शन में, देखो अपोजिट फोर्स, तभी तो हम लोग आराम से बैठे हुए थे। ये न्यूटन सर है ना, लंबे वाले। द चेयर वुड कोलैप्स एंड वी वुड नेवर बी एबल टू सिट ऑन द चेयर। तो एक अपोजिट फोर्स बिल्कुल लगती है यहाँ पर, या अनबैलेंस्ड फोर्स बिल्कुल लगती है। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या फिर हम कह सकते हैं भैया जैसी करनी वैसी भरनी, या कर भला सो हो भला। ठीक है, अगर आप जितनी फोर्स अप्लाई करोगे तो उतना ही आपको एक रेजिस्टिव फोर्स मिलेगा। यहाँ से अगर आप अप्लाई कर रहे हो 10 न्यूटन तो ये बॉक्स भी आपको इतना ही फोर्स आपको देगा। ठीक है, चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ कहता है, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, the sum of momentum of two objects
before the collision and after collision remains the same given that no external unbalanced force acts upon them. Given that no external unbalanced force acts upon them. ये कॉलिजन हुआ और ये पानी गया दोनों की जगह, देखो ये पानी गया। तो इसको हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, अब मोमेंटम अभी हम लोगों ने देखा, मोमेंटम क्या होता है भैया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी यानी m इंटू बी, ये अपन ने अभी देख लिया। नाउ वी कैन से कि यस प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। सो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये नियम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप ये बोल लो, इट इज आल्सो नोन एज मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Total momentum before collision and after collision remains the same given that no external unbalanced force acts upon them. कोई भी external unbalanced force act नहीं कर रही है। तो इसका अपन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी देखेंगे। Now mathematical formulation, this is the condition for before collision. अभी ये ऑब्जेक्ट A है with mass m1, object B with mass m2, moving with velocity u1, object B moving with velocity u2. So these are initial velocities. Now consider this during collision, ये दोनों कोलाइड कर गए, तो what will happen? सर कंडीशन ये बनेगी कि अगर दोनों कोलाइड करते हैं तो A will exert a force on B which is known as force on B due to A, या फिर B will exert a force on A, तो यहां पर भी एक फोर्स लगेगी, ठीक है, ए बी। सो बोथ फोर्सेस विल बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ड्यू टू थर्ड लॉ, क्योंकि थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो दीज टू फोर्सेस विल बी इक्वल, एफ बी ए एंड एफ ए बी विल बी इक्वल ड्यूरिंग कॉलिजन। बट आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, ये भाई साहब इस फोर्स के कारण कहां जाएंगे, थोड़ा सा दूर चले जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v1. So object A will start moving with velocity v1, object B will start moving with velocity v2. ठीक है, तो ये कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, जब भी आप डेरिवेशन कर रहे हैं तो ये दोनों कंडीशन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग अपॉन देम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। तो मैं अपने डेरिवेशन में ये मान के चल रहा हूं कि ए और बी मैंने एज्यूम किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, दैट इज u1 इज ग्रेटर देन u2, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी से वो बड़ा है। ये दोनों कंडीशन से मान के चल रहा हूं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा। नाउ बिफोर कॉलिजन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं क्या करूंगा, पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लेता हूं बिफोर कॉलिजन से, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है कि टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, P इक्वल टू एम बी। तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का निकालना पड़ेगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, तो मोमेंटम किसका, ऑब्जेक्ट ए का, ठीक है। तो आई विल राइट मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन क्या रहा होगा सर, बिफोर कॉलिजन जो मोमेंटम रहेगा वो रहेगा बराबर मास ऑफ ए एम ए, या फिर मास ऑफ ए इज m1 इनटू velocity of A, that is u1. So m1 u1 is the initial momentum of A before collision. Similarly, I can say कि yes, initial momentum of A of B before collision is equals to what? It will be equal to mass of B, that is m2, and velocity, that is initial velocity of V, which is equals to u2. Now we can say yes, initial momentum has been calculated. अब ड्यूरिंग कॉलिजन कुछ होगा, ठीक है,
सो यहां पर मोमेंटम ऑफ बॉल या फाइनल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन जो मिलने वाला है, सो फाइनल मोमेंटम, जो फाइनल मोमेंटम मिलने वाला है आपको वो क्या मिलेगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कॉलिजन। तो आफ्टर कॉलिजन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो भैया आफ्टर कॉलिजन तो एक मोमेंटम आ ही जाएगा, और वो मोमेंटम क्या होगा सर, m, दैट इज m1 तो वही रहेगा, लेकिन u1 की जगह पर वो हो जाएगा v1। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट फाइनल मोमेंटम ऑफ b आफ्टर कॉलिजन। So after collision, it will be equal to m2 into v2। तो ये चीजें हो गई बिफोर कॉलिजन, इसका m1 u1 है, b का m2 u2 है, a का आफ्टर कॉलिजन m1 v1 है, आफ्टर कॉलिजन इसका m2 v2 है। तो इतनी चीजें आप लिख लेना, एक नंबर तो तुम्हारा यही कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये तो बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन की बात हो गई। अब ये तो फोर्सेस रह गई ना, एफ बी ए और एफ ए बी। तो जो ए अप्लाई कर रहा है वो ए बी है, तो मैं अगर ए बी निकालता हूं, यानी ड्यूरिंग कॉलिजन की बात कर रहा हूं मैं, ड्यूरिंग कॉलिजन। सो ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होगा सर, ड्यूरिंग कॉलिजन हम लगाएंगे सेकंड लॉ विच इज टेल्स अस दैट एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का भी एक और फॉर्मूला जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वो क्या था सर, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो हम ये दोनों चीजें यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहां से हम लोग ये वाली फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं मैं पहले, एफ ए बी। तो एफ ए बी अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगी सर, मास जो एक्ट कर रहा है। तो एफ ए बी इज द फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए ऑन बी। एफ ए बी इज ए फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए ऑन बी, ड्यू टू ए ऑन बी। तो यहां पर ए के कारण ये प्रोड्यूस हुई है, इसलिए मास जो होगा वो ए का रहेगा, या फिर मैं कहूंगा m1 रहेगा। लेकिन वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन टाइम पीरियड t। अब ये v और u जो हैं वो कौन से हैं सर, v और u की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है सर, a की ही वेलोसिटी। तो v1 माइनस u1, ए की फाइनल वेलोसिटी और ए की ही इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ए बी में आपको सब कुछ ए का ही लेना है, मास भी ए का, दैट इज m1, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी आपकी ए की, दैट इज v1, और इनिशियल वेलोसिटी भी ए की, दैट इज u1। सिमिलरली आई कैन से कि जो दूसरी फोर्स है हमारे पास एफ बी ए, दिस इज द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ऑन ए ड्यू टू बी। ये ए पर है बी के द्वारा, तो ये बी की फोर्स है, बी जो अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो वो फोर्स होगी, तो मास बी का रख दो आप m2 इंटू v2 माइनस u2, वेलोसिटी भी आप बी की रख दीजिए अपॉन टाइम पीरियड t। कॉलिजन का टाइम तो सेम है ना दोनों के लिए, तो इसलिए मैं टाइम को t लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो ये फोर्स आ गई किसकी, ऑफ ए, एफ ए बी, और ये वाली फोर्स जो है वो किसकी है, बी की ऑन ए। लेकिन थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो फोर्स अपनी लग रही है ए की, दैट इज एफ ए बी, वो बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, एंड इट विल बी ऑपोजिट। तो क्योंकि वो ऑपोजिट है इसलिए इसको मैं नेगेटिव लेने वाला हूं। तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो ये सिंबल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि वो बराबर है और ऑपोजिट भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव फोर्स ले ली। ठीक है, तो ये जो फोर्स आपको दिखाई गई थी पिछली वाली स्लाइड में, ये वाली जो एफ बी है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले लो और एक नेगेटिव डायरेक्शन ले लो, सिंपल। ठीक है, तो इतना अगर हम कर लेते तो हमारा काम आसान हो जाए। अब आप कुछ भी मत कीजिए,
यहाँ पर m1 इंटू वी वन माइनस यू वन अपॉन टी ए बी की वैल्यू है और एफ बी ए की वैल्यू मैंने आपको बता ही दी है, दोनों रख दो, कुछ भी मत करो। तो एफ ए बी की वैल्यू कितनी है, m इंटू वी वन माइनस यू वन अपॉन टी। अब ये m कौन सा है, मास ऑफ ए, एंड इसका क्या है, माइनस ऑफ m2 इंटू वी टू माइनस यू टू अपॉन टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर भी टी है, यहां पर भी टी है, डिनोमिनेटर में ये टी टी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, m1 टाइम्स v1, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास m1 v1, m1 का इंटू u1 से, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ m1 u1 इज इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा माइनस m2 का इंटू v2 से, माइनस m2 का इंटू v2 से, माइनस m2 इंटू v2, माइनस m2 का इंटू माइनस u2 से, तो माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये गलती ना करें, माइनस माइनस प्लस एंड m2 इंटू u2, सो m2 u2। अब कुछ भी मत कीजिए आप, यहां पर जो माइनस u1 है उसको वहां पर ट्रांसपोज कर दीजिए और इस वाले माइनस वाले को लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये बन जाएगा यस m1 v1 माइनस m2 v2 प्लस बन जाएगा प्लस m2 v2 एंड दिस विल बी ट्रांसपोज टू राइट हैंड साइड, एंड यहाँ पर पहले से ही m2 u2 है, सो दिस विल बिकम प्लस का m1 u1 एंड दिस विल बिकम m2 u2, सो आई हैव जस्ट ट्रांसपोज्ड इट। अब ये मैं कह सकता हूं कि यस m1 v1 प्लस m2 v2 दोनों में वेलोसिटी कैसी है, फाइनल, मास ऑफ ए मास ऑफ बी, तो वी कैन से कि दिस इज सम ऑफ final momentum. So this is total final momentum. ठीक है, so total final momentum and this is total initial momentum. This is total initial momentum, and now we can say according to this formulation, yes, total final momentum is equal to total initial momentum, और न्यूमेरिकल्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपकी आ गई है। ये 3 या 5 नंबर में आपको आ सकता है डायरेक्ट, 3 नंबर में तो पक्का से आए। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये डायग्राम आपको बनाना है, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। प्लीज कंसीडर दैट object A has mass m1, then object B has mass m2, object A is moving with initial velocity u1, object B is moving with initial velocity u2, they both collide and during collision they exert equal and opposite forces on them. Object A exerts FAB force, object B exerts FBA force, and these forces are equal and opposite. After collision का momentum निकालिए, m1 u1 initial, m2 u2 initial momentum of B, m1 v1 initial momentum of A, final momentum of A, sorry, and m2 v2 final momentum of B. During collision FAB force निकालिए due to second law F equal to MSA. नाउ दिस इज ऑल्सो सेकंड लो, कुछ भी मत करो, इक्वेट कर दो, बात खत्म। इक्वेट जब आप कर दोगे तो आप कहोगे कि यस टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, बात खत्म। सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। तो एक ये वाला पार्ट भी होगा, अब आखिरी पार्ट जल्दी से कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैंने अभी जो समझाया आपको, इसी पे क्वेश्चन है, इसी पे न्यूमेरिकल्स है। तो ये न्यूमेरिकल्स क्या कहते हैं, देखो ध्यान से। एक 60 ग्राम बुलेट fired from a 5 kilogram gun leaves with a speed of 500 meter per second. Find the speed with which the gun recoils. Find the speed with which the gun recoils. ये recoil वाला क्वेश्चन काफी आता है, तो ये recoil वाले क्वेश्चन में याद रखना, 60 ग्राम बुलेट, मास दे रखा है बुलेट का, is fired from a 5 kilogram gun, leaves with a speed of 500 meter per second. Find the speed with which the gun recoils. तो जब भी फायरिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो इनिशियली क्या थी सर, इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो जो गन रही होगी, और उस गन की अगर मैं बात करता हूं, अब ये जो गन रही होगी कुछ शायद ऐसी रही होगी। देखो मैं आपको बताता हूँ गन कैसी रही होगी। ये गन है, मान लीजिए एक गन बना लेते हैं हम लोग। अगर ये कुछ इस तरीके से आपको एक गन मिल गई, आपको तो नहीं मिलेगी वैसे,
है ना, लेना भी मत, बचपन में खिलौने वाली आपने बिल्कुल भी ली होगी। तो ये मान लो एक अपनी गन बन गई। अब ये गन जो है वो इनिशियली इसका ट्रिगर जो है वो यहाँ कहीं रहेगा, ये इसका ट्रिगर रहने वाला है। तो ये जो ट्रिगर है वो कैसा रहेगा सर, वो ट्रिगर जो रहेगा वो बुलेट जो उसके अंदर है और जो गन है वो रेस्ट पे है, इनिशियली वो किस पे है, रेस्ट पे है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर है, तो अगर मैं गन की बात कर रहा हूं या फिर बुलेट की बात कर रहा हूं, दो चीज हो जाएंगी, गन एंड बुलेट। तो दोनों ही रेस्ट पर हैं, तो इसका मतलब उनकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, जीरो। तो गन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो और बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो। अगर मैं इसको u1 बोल रहा हूं तो इसको u2 बोल देता हूं। फिर इसका मास कितना दे रखा है, इसकी फाइनल वेलोसिटी किसकी दे रखी है, a 60 gram bullet fired from a 5 kilogram gun leaves with a speed of 500 मीटर पर सेकेंड। तो ये बुलेट की स्पीड दे रखी है, leaves with a speed of 500 मीटर पर सेकेंड। So this is final velocity of bullet which is equal to 500 मीटर पर सेकेंड। Now find the speed with which the gun recoils। तो गन की स्पीड आपको निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है गन की। ठीक है, अब दोनों का मास भी दे रखा है आपको, मास इज इक्वल टू m1, ये गन का मास है। तो गन का मास कितना दे रखा है भैया, 5 kg। मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है सर, मास ऑफ बुलेट इज गिवन टू अस एज 60 ग्राम। अब क्योंकि एक चीज ग्राम में है एक चीज किलोग्राम में है, तो ये तो होगा नहीं। मोमेंटम के जब क्वेश्चन करवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि ग्राम से आप कन्वर्ट कर लें किसमें, किलोग्राम में। तो 60/1000 कर दीजिए, 1010, तो दिस इज इक्वल टू 0.06 kg। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो अभी अपन ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये वाला जो अभी अपन ने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया, इसी को आप यहां पर न्यूमेरिकल में यूज कर लो। ठीक है, तो क्योंकि इसको यूज करते समय अगर मैं पूरा लिखता हूं तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2। तो यहां पर क्योंकि ये पार्ट जीरो है, u1 और u2 ये दोनों ही क्या है, जीरो। तो ये वाला भी जीरो है, ये वाला भी जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो सब कुछ जीरो हो जाएगा। अगर सब कुछ जीरो हो जाएगा तो आरएचएस जीरो हो जाएगा। तो ये बचेगा सिर्फ m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, या फिर यहां पर हम लोग कहेंगे कि सर m1v1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2v2, आप ये भी कह सकते हो। अब आप कुछ भी मत कीजिए, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो वैल्यूज आपको दी गई हैं वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। m1 है 5 किलोग्राम, सो 5 इंटू v1 कितना है हमारे पास, v1 तो हमको निकालना है सर, v1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2, m2 इज 0.06, 0.06 मल्टीप्लाइड बाय v2, v2 इज 500 मीटर पर सेकेंड। ये तो सही है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो ये 5 इधर चला जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो v1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 0.06 विल बिकम 100 विल कम 1010, 5 से 5 कैंसिल, अब क्या बचा 6। तो वी कैन से कि यस v1 इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी रहेगी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, इट विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लैरिफाइड, दिस न्यूमेरिकल हैज बीन क्लैरिफाइड। तो ये सब चीजें आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी है। आप हमेशा याद रखें, जब रिकॉइल बेस्ड क्वेश्चन आए, गन वाला क्वेश्चन आए, तो उस समय दोनों ही रेस्ट पर हैं इनिशियली, तो u1 भी जीरो होगा एंड u2 भी जीरो होगा। ओके, तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी वेटेज भी है इसका, क्योंकि मोमेंटम से भी क्वेश्चन बनते हैं, फिर सेकंड लॉ थर्ड लॉ पे भी क्वेश्चन बनते हैं, और काफी सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। एक एनसीईआरटी का भी मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूं। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो हमको क्या बोल रहा है, अब ध्यान से देखिए, इसको मैं जल्दी सॉल्व करवाऊंगा। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, मतलब गन की। तो अभी जो मैंने इक्वेशन बताई आपको वो क्या थी सर, वो ये थी कि यस सर, अगर आप u1 को जीरो कर देते हो तो m1v1 प्लस m2v2 जीरो हो जाता है, क्योंकि दोनों इनिशियली रेस्ट पे थी। अब हम कह सकते हैं कि m1v1 क्या है, माइनस ऑफ m2v2। तो आप चाहो तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो मोमेंटम के लिए, ये वाली टोटल मोमेंटम हैज बीन कंजर्व्ड।
नाउ M1 V1, व्हाट इज M1? कंसिडर द मास ऑफ राइफल आप ले लीजिए, तो राइफल का मास इज 4 किलोग्राम, वेलोसिटी राइफल की ही निकालनी है तो V1 आपको निकालना है, तो M2 माइनस ऑफ M2, M2 इज व्हाट? मास ऑफ बुलेट, लेकिन वो कितना दिया है? 50 ग्राम, सो इट विल बी इक्वल टू 50 अपॉन 1000, so this will be equal to 0.05 kg multiplied by V2। अब V2 कितना है? बुलेट की स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी हो गया हमारे पास। तो V1 इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस ऑफ 0.05 इंटू 35 होल अपॉन 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 10 एंड 10। Now this will become 35, 5 sevens are. Now this will become 5 eights are 40. Then 10, 5 one time and 5 16 times. So V1 will be equal to minus, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.4375 यूनिट इज मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक खास बात आप याद रखना कि यहाँ पर जो रिकॉइल वेलोसिटी होती है दोनों ही केस में वो नेगेटिव में आती है। नेगेटिव का मतलब सिंपल सा इतना है, नेगेटिव का मतलब ये है कि सर जो गन है ना वो जिस डायरेक्शन में बुलेट गई है उसी डायरेक्शन में गन नहीं जाएगी, वो अपोजिट जाएगी। तो वी हैव टू राइट कि रिकॉइल वेलोसिटी जो नेगेटिव भी है वो हम लोग बोलेंगे कि सर डायरेक्शन, यू कैन से, आप अपने आंसर में लिख दें तो ज्यादा अच्छा है कि डायरेक्शन जो रहेगा, डायरेक्शन ऑफ राइफल will be opposite to the direction of bullet. Okay, so that's why it is negative. Okay, सब चीजें हम लोगों ने कर ली हैं कवर, बेसिक चीजें हम लोगों ने कर ली हैं, इतना आप करके जाएं बेसिक चीजें। बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए आप दूसरी वीडियो देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें, और वो भी आप चाहें तो कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज like, share and subscribe, and we are dismissing today's session. Have a good day. Bye bye. Take care.